प्रिय विद्यार्थियों, एसएलटी टेकन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, 13.1 की संपूर्ण प्रश्नावली हम पढ़ चुके हैं। उनका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों को शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। देखिए, इस प्रश्नावली का पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो देखिए, हमने 13.1 है उसमें लगभग प्रश्न जो हल किए हैं वो सारे के सारे जो सवाल हैं वो सीधे अनुपात के थे। और सीधे अनुपात आप समझ गए होंगे कि जब एक राशि को बढ़ाया जाता है तो उसके साथ में दूसरी राशि है वो भी बढ़ती है, और जब एक राशि को घटाया जाता है तो दूसरी राशि भी घटती है। तो उसे हम कहते हैं सीधा अनुपात। और प्रतिलोम अनुपात वह होता है जब हम एक राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि कम हो, तो उसको कहते हैं हम प्रतिलोम अनुपात। जैसे मान लिया एक व्यक्ति है वो 1 रोटी खाता है, तो 2 व्यक्ति हैं वो 2 रोटी खाएंगे। लेकिन हम ये कहें कि हमारे पास रोटियां हैं 4, और अगर एक व्यक्ति होगा तो उसको 4 रोटियां मिल जाएंगी। और यहाँ व्यक्ति अगर हमने बढ़ा दिए 2 कर दिए तो यहाँ ये 4 के बजाय उसको एक आदमी को 2 ही रोटियां मिलेंगी। तो ये हो गया प्रतिलोम अनुपात। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब देखिए, जो इसमें अलग अलग सवाल दिए गए हैं उनमें हमें ये बताना है कि ये प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं। तो देखिए, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, यह होगा प्रतिलोम अनुपात में। क्योंकि जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो कार्य है वो कम समय में पूरा होगा, और जब आदमियों की संख्या घटेगी तो कार्य को करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यह प्रतिलोम अनुपात में होगा। दूसरा दिया गया है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। मान लिया हमें 500 किलोमीटर चलना है और हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। यहाँ चाल क्या दी गई है, समान चाल दी गई है, और तो इसमें समय और दूरी का हमें संबंध बताना है। अगर हम समान रफ्तार से चलेंगे तो ये 500 किलोमीटर की दूरी है वो हम 5 घंटे में पूरी कर लेंगे। और यदि यहाँ दूरी को बढ़ा दिया जाए, यानी 500 किलोमीटर की जगह हम 1000 किलोमीटर कर दें, तो क्या होगा, इसमें लगने वाला समय है वो भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा नहीं, यहाँ प्रतिलोम अनुपात नहीं है, यहाँ सीधा अनुपात है। क्योंकि जब दूरी को बढ़ा रहे हैं तो समय भी बढ़ रहा है, और दूरी को कम कर रहे हैं तो समय भी कम हो रहा है। अब देखिए, यहाँ तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो यहाँ देखिए, मान लिया हमारे पास में 2 बीघा जमीन है, और उस 2 बीघा जमीन में हमें फसल की कटाई करते हैं। मान लिया उसमें 2 बोरी है वो गेहूं की होती है। और यदि हम यहाँ जो फसल, ये जो जमीन है उसको डबल कर दें, यानी 4 बीघा जमीन कर दें, तो हमें यहाँ 4 बोरी अनाज की मिलेंगी। तो यानी जैसे जैसे खेती का क्षेत्रफल बढ़ता है वैसे वैसे जो काटी गई फसल है उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो यहाँ भी क्या है, सीधा अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ प्रतिलोम अनुपात नहीं है। अब इसमें देखिए चौथा, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब यहाँ मानिए कि आप जयपुर से सीकर जा रहे हैं, जयपुर से सीकर जा रहे हैं, और जयपुर से सीकर जाने में आपको 2 घंटे का समय लग रहा है जब आप अपनी गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखते हैं। और यदि यहाँ वाहन की चाल को आप दुगना कर दें, यानी 50 किलोमीटर के बजाय आप इसको 100 किलोमीटर कर दें,
तो आप 1 घंटे में ही सीकर चले जाएंगे। तो यानी यहाँ जैसे ही आप गाड़ी की चाल को डबल कर रहे हैं, समय आधा हो रहा है, और गाड़ी की चाल को अगर कम कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, तो आपका समय है वो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात है। तो ये हो जाएगा, हाँ यहाँ प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि जब एक राशि को हम घटा रहे हैं तो दूसरी बढ़ रही है, और दूसरी को बढ़ा रहे हैं तो पहली घट रही है। तो यहाँ प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। अब 5वां है, इसमें दिया गया किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि। अब यहाँ देश के बजाय आप अपने परिवार में ले लीजिए। जैसे आपके पिताजी 4 भाई हैं और आपके दादाजी के पास में 8 बीघा ज़मीन थी। अब यहाँ आपके पिताजी के 4 भाई हैं, उनके 2-2 बीघा ज़मीन आ गई, यह 2-2 बीघा ज़मीन आ गई। अब आप अपने पिताजी के 2 बेटे हैं, तो आपके पिताजी के 2 बेटे हैं, तो आपको केवल 1-1 बीघा ज़मीन ही यहाँ मिलेगी। तो यहाँ देखिए, जैसे ही जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि है वो घट रही है। तो यहाँ इसमें दिया गया किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। तो यानी जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति भूमि है उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और जब जनसंख्या घटेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ लिख देंगे, हाँ यहाँ प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि जब एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, और दूसरी बढ़ रही है तो पहली राशि घट रही है। तो ये हो गया यहाँ प्रतिलोम अनुपात। तो इसमें केवल जो पहला, चौथा और 5वां है उनमें प्रतिलोम अनुपात है, बाकी में प्रतिलोम अनुपात नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। तो देखिए यहाँ ऊपर विजेताओं की संख्या दी गई है और नीचे विजेताओं को पुरस्कार की राशि दी गई है। यदि यहाँ विजेता एक ही बने तो उसको 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी, और अगर विजेता 2 बने तो उनको प्रत्येक विजेता को राशि मिलेगी 50,000 रुपये, और अगर यहाँ विजेता 4 हो जाए तो प्रत्येक विजेता को यहाँ राशि मिलेगी 25,000 रुपये, और यदि विजेता 5 हो जाए तो प्रत्येक विजेता को राशि मिलेगी 20,000 रुपये, और विजेता 8 हो जाए तो इनको प्रत्येक विजेता को राशि मिलेगी 12,500 रुपये, और अगर विजेता 10 हो जाए तो प्रत्येक विजेता को राशि मिलेगी 10,000 रुपये की, और विजेता अगर 20 हो जाए तो प्रत्येक विजेता को राशि मिलेगी 5,000 रुपये। तो अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पुरस्कार की राशि है वो घट रही है। तो यहाँ कौन सा अनुपात हुआ, व्युत्क्रमानुपात, यानी प्रतिलोम अनुपात हो गया, जिसको व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको इस सारणी को पूरा करना है, और नीचे आंसर में आप लिख देंगे कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपात में है। यह हो जाएगा आपका 2 का सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच के कोण बराबर हों। तो यहाँ देखिए, ये 4 तीलियां लगा करके ये है एक पहिया बनाया गया है। तो इनसे ये जो बनने वाले कोण हैं, ये चारों कोण हैं वो बराबर माप के हो गए। और यहाँ जो तीलियां ली गई हैं, यहाँ 6 तीलियां ली गई हैं, तो 6 तीलियों से ये प्रत्येक कोण है वो बराबर हो गया। इसी तरह से यहाँ ये 8 तीलियां ली गई हैं, तो इनसे भी बराबर कोण का निर्माण हो रहा है। तो अब देखिए, इन निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता से जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनकी
उनके हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ देखिए तीलियों की सहायता, तीलियों की संख्या दी गई है और नीचे क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण दिया गया है। तो यहाँ देखिए इस पहिए में ये जो केंद्र बिंदु है इसके ऊपर अगर इन सभी कोणों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ इन सब का योग होता है 360 डिग्री। वृत्त में केंद्र बिंदु के ऊपर बने सभी जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो इन तीलियों का भाग दे दे करके हम इनके प्रत्येक युग्म के बीच में जो बनने वाला कोण है उसकी माप हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 का भाग इसमें हम लगाते हैं तो 9 चौके 36 और 1 0, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी तरह से 360 है, उसमें अगर हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 छिके 36 और 1 0, ये 60 डिग्री का कोण हो गया। इसी तरह से 360 है, उसमें हम 8 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 8 चौके 32 और बच जाएंगे 4, 40 हो जाएंगे, 8 पंजे 40, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री का कोण। और अगर तीलियों की संख्या 10 कर दी जाए तो 360 में हम 10 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री का कोण। और इसी तरह से 360 है, उसमें हम 12 का भाग लगाएंगे तो 12 तिये 36 और 1 0, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री का कोण। इस तरह से तो आपको इस तालिका की पूर्ति करनी है 360 में जो तीलियों की संख्या है उनका भाग दे करके। अब देखिए जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनको, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम अनुपात में है? हाँ बिल्कुल, जैसे ही हम तीलियों की संख्या को बढ़ाएंगे इनके जो क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण है वो कम होता जा रहा है। यानी एक संख्या को जब हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी राशि है वो कम हो रही है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हाँ। आप आंसर में लिखें हाँ, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण है वो प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए दूसरा, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो यहाँ देखिए केंद्र पे बनने वाले कोणों का योग 360 होता है। यहाँ हमें 15 तीलियाँ काम में ले रही हैं तो इसमें 15 का भाग लगा देंगे तो 15 दूनी 30, बच जाएगा 6 60 और 15 चौके 60, तो 24 डिग्री का हो जाएगा। तो एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। अब इसमें तीसरा दिया गया है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 360 है, उसमें हम 40 का भाग लगा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। जब इसमें 36 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9, यानी 9 तीलियों से जब हम किसी पहिए का निर्माण करेंगे तो उसके क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच में 40 डिग्री का कोण होगा। तो ये आ जाएगा इसका 9 तीलियाँ। तो इस तरह से आपको तीसरा सवाल है वो हल करना है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। तब तक SRT Tech and यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।